Let's wait for 2 minutes for others to join. So we were studying law of supply. As we studied earlier, law of demand. We started this topic, law of supply. I think you can see my screen now, every one of you. And we studied the definition of what is law of supply and how supply works. With this diagram, we understood that law of supply states that other factors remaining constant. अगर बाकी सारी चीज़ें अदर फैक्टर्स, इसमें भी वही है कि कंज्यूमर का कोई टेस्ट नहीं चेंज हो रहा है, प्राइस में कोई इंटरेस्ट सब सेलर का नहीं है कि वो बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, या अदर अदर फैक्टर्स इसमें भी मोर और लेस जो लॉ ऑफ डिमांड में थे वही इसमें भी होंगे. और हम सप्लायर के भी इसमें हम कोशिश में रहते हैं कि सप्लायर जो की जो assumptions होती हैं इंस्टेड ऑफ द बायर लॉ ऑफ सप्लाई में, क्योंकि सप्लाई जो है वो सप्लायर्स कर रहे हैं. सप्लायर्स आर बेसिकली द सेलर्स ऑफ एनी प्रोडक्ट. उस उनके कुछ जो भी अदर फैक्टर्स उनसे रिलेटेड हैं वो सब चीज़ें भी कांस्टेंट अगर रह रही हैं तब लॉ ऑफ सप्लाई अप्लाई होता है. दैट प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाइड ऑफ अ गुड आर डायरेक्टली रिलेटेड टू ईच अदर. कि अगर कोई प्राइस बढ़ने वाला फ्यूचर में तो नहीं है, कोई अनएक्सपेक्टेड तो नहीं, कोई और इमरजेंसी सिचुएशन तो नहीं आने वाली है, और नेचर ऑफ दी प्रोडक्ट जो है वो सेलर कोई चेंज नहीं करने वाला है, कंज्यूमर का भी टेस्ट नहीं चेंज होने वाला है. दोज वर ऑल अदर फैक्टर्स जो कि सेम अगर रहेंगे तो सप्लाई जो है सप्लायर्स ऑब्वियसली बढ़ाएंगे अगर प्राइस बढ़ेगा. ठीक है, जैसे डिमांड में इन्वर्स रिलेशनशिप था, सप्लाई में हमने पॉजिटिव रिलेशनशिप दिखाना है प्राइस के साथ क्वांटिटी सप्लाई का. क्वांटिटी डिमांडेड का नहीं दिखाना है, क्वांटिटी सप्लाई का, यानी कि प्राइस बढ़ेगा तो सप्लाई भी सप्लायर्स या सेलर्स बढ़ाएंगे, और अगर कम होगा तो कम कम ही वो करना चाहेंगे. सो दिस इज़ व्हाट लॉ ऑफ सप्लाई सेज. तो P1 P2 P3 हमने ये 3 स्टेजेस प्राइसेस की दिखा दिए. Q1 Q3 Q2 जो भी है ये तीन हमने क्वांटिटी सप्लाई वाला सिचुएशन दिखा दिया है कि जैसे P1 हाईएस्ट प्राइस है तो Q1 हाईएस्ट क्वांटिटी है. तो ये कर्व जो है सप्लाई का भी अपवर्ड स्लोपिंग है. इट शोज कि प्राइस अगर ज़्यादा है तो क्वांटिटी भी ज़्यादा है, वाइस वर्सा. We have to show this diagram when we study the law of supply. So this is more or less, this is it. Now what exactly is the relationship between एक next topic जो है हमारा रोल ऑफ डिमांड एंड सप्लाई एंड प्राइस डिटर्मिनेशन. कि डिमांड का और सप्लाई का. डिमांड हम पढ़ चुके हैं, लॉ ऑफ डिमांड हम पढ़ चुके हैं, डिमांड कर्व्स हम पढ़ चुके हैं, डिमांड इलास्टिसिटी भी हम पढ़ चुके हैं. उसके बाद अब हमने सप्लाई का कर्व भी पढ़ लिया है. सप्लाई हाउ एग्जैक्टली सप्लाई रिलेटेड टू क्वांटिटी डिमांडेड, हु आर सप्लायर्स, और सप्लाई में क्या सप्लाई होता है मार्केट में, किन सर्कमस्टेंसेस में होता है, वो हमने पढ़ लिया है. नाउ द लास्ट टॉपिक ऑफ फिफ्थ मॉड्यूल और द यूनिट 5 मॉड्यूल इज रोल ऑफ डिमांड एंड सप्लाई एंड प्राइस डिटर्मिनेशन.
मैं आपसे न्यू स्क्रीन शेयर करूंगी न्यू टॉपिक का, जो टॉपिक है रूल ऑफ डिमांड एंड सप्लाई इन प्राइस डिटर्मिनेशन। तो प्राइस डिटर्मिनेशन यानी कि प्राइस डिटरमाइन करने के लिए डिमांड का क्या रोल है और सप्लाई का क्या रोल है। अगर हमारे पास डिमांड नहीं होगी तो क्या होगा, अगर हमारे पास सप्लाई नहीं होगी किसी भी चीज़ की तो क्या होगा, तब प्राइस क्या होगा। बेसिकली देयर आर 4 सिचुएशंस। उससे पहले हम पढ़ेंगे कि व्हाट एग्जैक्टली इज द प्राइस। हम प्राइस डिटर्मिनेशन इस टॉपिक में पढ़ने वाले हैं कि डिमांड और सप्लाई क्या इफेक्ट करता है प्राइस पे। सो बिफोर दैट वी अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज प्राइस। प्राइस इज बोथ द मनी someone charges for a good or service or what a consumer is willing to give up to receive a goods and services. अब हम ये सोच सकते हैं कि डिमांड का या सप्लाई का क्या इफेक्ट पड़ सकता है प्राइस पे। ऑब्वियसली डिमांड का भी और सप्लाई का भी इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि कोई भी प्राइस ऐसा मार्केट में नहीं रखा जाता किसी भी प्रोडक्ट का जो कि टारगेट कंज्यूमर्स पे नहीं कर सकते या विलिंग नहीं है। इवन अगर वो लग्जरी प्रोडक्ट भी है वो भी उसके टारगेट कंज्यूमर्स को आइडेंटिफाई किया जाता है कि किस लेवल के जो हमारे कंज्यूमर्स को हम टारगेट कर रहे हैं कि कौन हमारा प्रोडक्ट लेगा और वो भी कितना विलिंग है इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को खरीदने के लिए। बहुत बार ऐसा होता है कि प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा नेसेसिटी नेचर का होता है कि ज़रूरत है ही है कंज्यूमर्स को लेने की उसकी, और उसके बिना काम नहीं चलेगा, जो बेसिक नेसेसिटी है। बट फिर भी उनके प्राइसेस को इतना हाई नहीं रखा जाता। जैसे आप सोचें कि बेसिक नेसेसिटीज़ जो फूड है जैसे, या कुछ उनमें भी चीज़ें हैं, क्लोथिंग है या ऑल दैट, तो हर तरह के या हर लेवल का, हर प्राइस का, हर क्वालिटी का हमारे पास अवेलेबल होता है प्रोडक्ट मार्केट, डिफरेंट मार्केट्स में। ठीक है, हाईएस्ट से हाईएस्ट लग्जरी ब्रांड्स भी होते हैं और दूसरी तरफ हमारे पास बेसिक नेसेसिटी वाले जो इकोनॉमिकल प्राइसेस के गुड्स होते हैं वो भी होते हैं। सो प्राइस डिटर्मिनेशन जो होता है वो कुछ कंज्यूमर्स की विलिंगनेस को और उनका टारगेट जो कंज्यूमर होते हैं उनकी विलिंगनेस को देखकर भी प्राइस को हम सेट करते हैं। और प्राइस बेसिकली होता क्या, अगर हम डेफिनेशन देखें तो प्राइस इज मनी जो कि समवन चार्जेस, मतलब समवन यहाँ पर हो सकता है सेलर, जो सेल कर रहा है वो चार्ज करता है किसी भी गुड या सर्विस के लिए। और दूसरा क्या होता है कि बायर उसको पे करने के विलिंग भी होता है टू रिसीव एनी गुड एंड सर्विसेज। मतलब बायर तो ऑफ कोर्स खरीदेगा, रिसीव करेगा गुड एंड सर्विस, तो उसके अगेंस्ट वो प्राइस को दे, उतना पैसा दे, वो प्राइस होता है। या सेलर जो है अगर वो कुछ चार्ज कर रहा है और वो गुड को बेच रहा है, दे रहा है, सेलर इज सेलिंग बेसिकली एंड टेकिंग द मनी, बायर इज टेकिंग द गुड्स और मनी को वो दे रहा है। ठीक है, वो दोनों चीजें जो बायर दे रहा है या सेलर ले रहा है इज प्राइस, दैट मनी इज प्राइस बेसिकली। सो प्राइस अंडरस्टैंडेबल होगा कि दिस इज व्हाट प्राइस इज। प्राइस जनरली हम कॉस्ट को भी प्राइस, या हम कई बार क्या कहते हैं मार्केट में प्राइस को भी कॉस्ट बोल देते हैं कि इसका क्या कॉस्ट है, हम शॉप करने जाते हैं कुछ होता है, तो एक्चुअल में वो प्रोडक्ट जो है कंज्यूमर के लिए, वो प्रोडक्ट का जो मनी है जो देगा कंज्यूमर या बायर जो भी है, तो वो कॉस्ट नहीं देगा, वो प्राइस देगा। प्राइस और कॉस्ट में भी डिफरेंस मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। कॉस्ट है किसी प्रोडक्ट को बनाने की कॉस्ट, और उसमें अपना प्रॉफिट ऐड करने के बाद कॉस्ट में जो सेलर जर्जिस प्राइस पर वो मार्केट में बेचता है वो बेसिकली प्राइस होता है। ठीक है, so buying something, paying a price. What exactly price is? The price is the money someone charges for a goods and services. For example, an item of clothing का कोई item है, कोई मतलब कोई में भी यूनिफॉर्म है, कोई कपड़ा है, कोई ड्रेस है, कोई ओकेजनल ड्रेस है, वट एवर विल कॉस्ट अ सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी। ठीक है, और अ कंप्यूटर स्पेशलिस्ट विल चार्ज सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी फॉर फिक्सिंग योर कंप्यूटर। मतलब एक तो हो गया कि क्लोथिंग वो गुड हो गया कि हमने कोई कपड़ा लिटरली खरीदा है मार्केट से अपने लिए और हम वो लेकर आए, तो वो प्रोडक्ट हो गया, वो आगे उसको यूज़ करने वाले हैं। और सर्विस क्या हो गई, जैसे हमने सपोज कोई न्यू लैपटॉप या कोई न्यू कंप्यूटर लिया है और कोई पर्सन इतना टेक्निकल नहीं है कि उसको फिक्स कर सके टू स्टार्ट इट, देन ऑब्वियसली अ स्पेशलिस्ट वुड कम एंड ही वुड चार्ज समथिंग, अपनी सर्विस का वो कुछ चार्ज करेगा और आपका कंप्यूटर को फिक्स कर देगा। या कंप्यूटर में भी
कुछ हार्डवेयर फेलियर है जो हमें नहीं पता, जो हमें नहीं आता फिक्स करना, कि हमको नहीं आता सीपीयू को ओपन कर कर खोल कर पीछे देखना कि क्या प्रॉब्लम है या कुछ भी ऐसी चीज़, तो वो सर्विस होगी कि हम किसी स्पेशलिस्ट को बुलाएंगे, वो आएगा, चेक करेगा, ठीक करके चला जाएगा। या एसी रिपेयरिंग हो गया, कुछ कुछ भी रिपेयरिंग, तो वो हमें उसने कोई प्रोडक्ट तो नहीं दिया, लेकिन हमारे प्रोडक्ट को ठीक कर दिया उसने, तो वो सर्विस के लिए भी अगर हम कुछ पैसा चार्ज करते हैं तो वो भी हमारा प्राइस ही होता है। तो हम हर जगह जहाँ पर भी लिख रहे हैं, सप्लाई में भी या डिमांड में भी, हमें गुड के साथ सर्विस भी लगा देना चाहिए, क्योंकि गुड्स तो एक फिजिकल प्रोडक्ट तो हो ही गया जो बायर खरीदते हैं, उसके अलावा भी बहुत ह्यूज प्राइसेस हम पे करते हैं कुछ सिर्फ सर्विसेज के लिए, और हम कुछ प्रोडक्ट नहीं खरीदते तब भी, सॉरी, ठीक है। तो प्राइस क्या होता है, ऑल्सो विच अ कंज्यूमर, यू और कंज्यूमर हैज टू गिव अप इन ऑर्डर टू रिसीव अ प्रोडक्ट और सर्विस। प्राइस डज नॉट नेसेसरली ऑलवेज मीन मनी। बार्टरिंग इज व्हेन यू एक्सचेंज गुड्स एंड सर्विस इन रिटर्न ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। जैसे कि बहुत बार ऐसा होता है कि हम आप नहीं कंप्लीटली प्राइस ना इन्वॉल्व, ऐसा तो आजकल नहीं होता, लेकिन बार्टर सिस्टम पहले हुआ करता था इंडिया में। इट वाज कंप्लीट बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम का मतलब एक चीज तुमने, तुम्हारे पास कुछ एक्स्ट्रा है, वो चीज के बदले में तुम किसी से कोई चीज नहीं लेना चाहते हो या दूसरी एक्सचेंज में करना चाहते हो, तो एक्सचेंजिंग प्रोसेस, व्हेन देयर वाज नो मनी, एक्सचेंज प्रोसेस यूज्ड टू हैपन। और लोग क्या करते थे कि अपना कोई एक आइटम को एक्सचेंज कर लिया दूसरे नेसेसरी आइटम से, किसी और पर्सन से, तो वो बार्टरिंग सिस्टम से वो लोग लेते थे अपनी रिक्वायर्ड गुड्स एंड सर्विसेज को। आज के टाइम में बार्टरिंग सिस्टम का वैसे तो कोई लाइव एग्जांपल नहीं है, बट हम पर्सनल नोट पर अगर किसी को सपोज कुछ ऐसा एग्री कर लेते हैं कि ठीक है तुम मुझे इंग्लिश सिखाओ या मैं तुम्हें ग्राफिक डिजाइन सिखाता हूँ या सिखाती हूँ, कुछ भी काइंड ऑफ, सो दैट एग्जांपल आर स्टिल अवेलेबल। बट वो सब फ्रेंडशिप्स वगैरह में होते हैं, इसका कोई ऐसा बिजनेस नहीं है। हमारे मार्केट में कोई भी ऐसा प्रोडक्ट नहीं है या कोई भी ऐसी सर्विस भी नहीं है जो मार्केट में प्रोफेशनली ऐसे बिक रही हो, सप्लाई ऐसे हो रही हो जैसे कि बार्टर सिस्टम के लिए लिटरली हो रही हो। ठीक है, हम उस सर्विस को ले सकते हैं किसी अपनी सर्विस को देने के बाद। बहुत सारी ऑनलाइन शॉपिंग में ऐसा होता है कि एक्सचेंज वैल्यू थोड़ा बहुत दे देते हैं। सपोज हम अपने पुराने फ़ोन को बेचते हैं तो उसका कुछ एक्सचेंज वैल्यू में उन्होंने टोटल न्यू प्रोडक्ट की प्राइस को कम करके थोड़ा दे दिया, बट दैट इज़ नॉट द कंप्लीट एग्जाम्पल ऑफ बार्टरिंग। उन्होंने किसी एक चीज़ को कम्प्लीटली लेकर हमें नया प्रोडक्ट कम्प्लीटली नहीं दिया है। ठीक है, तो जब भी हम कभी कुछ प्रोडक्ट की को खरीदने जाते हैं मार्केट में, एज अ कंज्यूमर, इफ यू गो आउट टू बाय एनी प्रोडक्ट, हमें कुछ भी खरीदना है तो हम कुछ भी चीज़ जो जो सेलर से पूछ रहे हैं कि इसको हमें कितना देना है, इसके लिए हाउ मच वी हैव टू पे, और हाउ मच डज इट कॉस्ट, और हाउ मच डज इट, हाउ मच प्राइस इट हैज़, वो मनी बेसिकली जो होता है हमें इज इन द फॉर्म ऑफ प्राइस वी हैव टू पे टू द सेलर इन द मार्केट। ठीक है, नॉट डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स ऑन प्राइस। प्राइस के ना बहुत सारे, एक्सक्यूज मी प्लीज, okay, so the perception of price differs based on the perspective from which it is being viewed. Now कई बार क्या होता है कि हमें मार्केट में सेम प्रोडक्ट की प्राइसेस डिफरेंट प्राइसेस देती हैं डिफरेंट शॉप्स पे। वो मार्केट कौन सा होता है, जैसे हमने मार्केट के ऑलरेडी टाइप्स पढ़ लिए हैं, प्योर कंपटीशन मार्केट होता है, या हम ये देख सकते हैं कि मोनोपोली तो नहीं है या ओलिगोपोली तो नहीं है, मोनोपोलिस्टिक कौन सा बेसिकली हमारा वो मार्केट है जिस प्रोडक्ट के बारे में हम बात कर रहे हैं। अब प्राइस जो था, डिफरेंट मार्केट्स में प्राइस सेट करने के डिफरेंट प्रोसेस है। हर सेलर अपनी प्राइस, प्योर प्योर कंपटीशन में हर सेलर अपनी डिफरेंट प्राइस रख सकता है, सेम प्रोडक्ट की रख सकता है अगर वो एबल है ज़्यादा प्राइस पे प्रोडक्ट को बेचने के। जैसे ये LV है, लुई विटॉन, इट्स अ वेरी लग्जरी ब्रांड, वेरी लग्जरी ब्रांड इन द मार्केट। और ये अपने डिज़ाइनर्स के बैग या कुछ भी जो भी चीज़ें बेचते हैं वो बहुत यूनिक होती है और मार्केट में दूसरी वैसी कुछ अवेलेबल होती ही नहीं है।
और इनका जो एक प्रॉपर जो ब्रांड है वो इतना एक्सपेंसिव है कि और इतना उसका मार्केट वैल्यू है कि वो उसको कभी भी सेल्स में नहीं लेके आता। जैसे हमने देखा होगा बहुत सारे प्रोडक्ट्स, इवन बड़े बड़े ब्रांड्स वो क्या करते हैं, जैसे उनका कोई नया डिज़ाइनर न्यू फोकस्ड प्रोडक्ट आता है जिसपे उस मार्केट में फोकस करना होता है और अब उनको बेचना होता है, कोई भी न्यू डिज़ाइन का प्रोडक्ट उन्होंने बना लिया और लॉन्च करने वाले हैं या लॉन्च कर दिया मार्केट में, तो पुराने वालों को वो सेल में निकाल देते हैं। ये हर ब्रांड जनरली करता है। जो भी उनके स्टोर्स में नया सामान भी होता है उसको भी वो 30% ऑफ, 20% ऑफ या 40% ऑफ पे सेल में निकाल देते हैं और फिर वो अपना फोकस प्रोडक्ट जो है मार्केट में नया उसको लेके आते हैं अपने आउटलेट में, सो दैट दे कैन बाय। बट एलवी एक ऐसा लग्जरी ब्रांड है जो कभी भी अपने प्रोडक्ट को सेल में नहीं लेके आता। कभी भी इनका प्रोडक्ट सेल में आप ले ही नहीं सकते हो। और इनके प्रोडक्ट के जो प्राइस होते हैं वो हाईली हाईली बहुत ज़्यादा हाई होते हैं मार्केट में। जैसे अब सपोज इनका कोई एक हैंड बैग लिया या सपोज एलवी की कोई एक छोटा सा प्रोडक्ट बेल्ट है, बेल्ट सपोज दी बेल्ट विच इज़ यूज बाय मेन और मे बी बाय वुमेन, इनका वो एक एक प्रोडक्ट हैंड बैग का भी प्रोडक्ट जो है वो लैक्स में जाता है। और वो प्रोडक्ट की कॉस्ट लैक्स में ही होती है जब वो आता है मार्केट में, और जब वो मार्केट से जाता है तब तक भी उसके सेम ही प्राइस रहती है। वो प्रोडक्ट ना तो कभी किसी को फ्री में कंपनी अपने स्टाफ को देती है कि तुम्हें डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, ऐसा नहीं है। मार्केट में वो प्रोडक्ट मतलब इनका प्रोडक्ट अगर कोई पर्सन यूज़ कर रहा है का मतलब उसने एक्चुअल प्राइस प्रोडक्ट का दिया है और तो ही वो ले सकता है, अदरवाइज कोई और तरीका नहीं है कि वहाँ के एम्प्लॉयज़ इसको फ्री में या डिस्काउंट में ले लें या कुछ भी ऐसा कर लें। इन्होंने इतना अपना मार्केट को इस तरह से मेंटेन किया हुआ है लग्जरियस कि कोई भी पर्सन जो इनका प्रोडक्ट को यूज़ कर रहा है उसने उसको कम प्राइस पर किसी भी तरह से वो ले ही नहीं सकता। और बिल्कुल नए के नए प्रोडक्ट्स को ये सीधा स्टोर से उठाते हैं और कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर देते हैं, जो अनसोल्ड रह जाते हैं, अनसोल्ड रह जाते हैं। अगर इन्हें कोई न्यू डिज़ाइनर प्रोडक्ट मार्केट में लेके आना और बेचना है तो पुराने वालों को सेल में ना निकाल के या किसी भी तरह से किसी को फ्री में ना देके या कुछ भी ऐसा ना करके ये लिटरली अपने प्रोडक्ट्स को बिल्कुल डिस्ट्रॉय कर देते हैं जो पुराने प्रोडक्ट्स होते हैं, और फिर नया प्रोडक्ट को लॉन्च करते हैं। सो एलवी ऐसा एक ब्रांड भी है। बहुत सारे ऐसे डिफरेंट डिफरेंट ब्रांड्स हैं मार्केट में। अगर हम लग्जरी की बात करें तो वो फोकस करते हैं प्राइस को इस तरह से कि उन्होंने जो बनाया है अपना प्रोडक्ट वो कौन से कस्टमर्स को, बहुत हाई हाई एंड कस्टमर्स को दिमाग में रखते हुए बनाया है। और इसलिए वो कस्टमर्स बेसिकली अगर कोई हाई प्राइस दे रहा है तो ऑब्वियसली कोई दूसरा कस्टमर उनके कंपैरिजन में मार्केट में नहीं हो सकता जो कि सेम प्रोडक्ट को सस्ते प्राइस पर ले ले। ये इतना उस प्रोसेस को मेंटेन करता है। ठीक है, तो कस्टमर कैन ईदर बी द अल्टीमेट यूजर ऑफ द फिनिश प्रोडक्ट और बिजनेस दैट परचेज कंपोनेंट्स ऑफ द फिनिश प्रोडक्ट। अब दो तरह के प्रोडक्ट्स होते हैं, एक तो है कि फिनिश प्रोडक्ट ही है और उसको खरीद कौन रहा है, उसको डायरेक्ट कंज्यूमर खरीद रहा है, यानी कि एक प्रोडक्ट बना हुआ है, हमें उसको यूज करना है अपने यूज के लिए और हम एज अ रिटेल कस्टमर उसको यूज कर रहे हैं। मतलब हमने खरीदा और हमने डायरेक्ट यूज़ कर लिया। सपोज कंजम्पशन का है, कोई हमने मैगी का पैकेट खरीदा या हमने कुछ भी खरीदा, हमने उसको लिया और मैं डायरेक्टली उसको कंज्यूम कर दिया। एक तो वो फिनिश प्रोडक्ट होते हैं। दूसरे होते हैं कि बहुत सारे बिजनेसेस खरीदते हैं वो प्रोडक्ट को, यानी कि वो प्रोडक्ट फिनिश गुड तो किसी एक कंपनी के लिए हो सकता है बट वो दूसरी कंपनी के लिए फिनिश प्रोडक्ट ना होके उस प्रोडक्ट को कंपनी एज रॉ मटेरियल या अपना एज एन इनपुट यूज करती है और दूसरे प्रोडक्ट उससे तैयार करती है। जैसे कि बहुत सारी कंपनीज हैं जो सिर्फ कंपनी कार्स के पार्ट बना रही हैं, सपोज ब्रेक्स बना रही हैं, जो गाड़ी में ब्रेक लगता है, क्लच लगता है, कुछ भी ऐसा प्रोडक्ट बना रही हैं। बहुत सारी कंपनीज ऐसी हैं, है ना। या व्हील्स बना रही हैं, जैसे मिशलिन के व्हील्स हो गए, टायर्स जो हो गए, टायर्स जो लगते हैं गाड़ियों में, ये प्रोडक्ट उनके लिए तो फिनिश गुड्स हैं जो कंपनीज बना रही हैं। बट वो आके बेचते किसको हैं, ये लोगों को नहीं बेचते। हम व्हील्स ले एक व्हील लेकर आके तो उसका कुछ नहीं करेंगे ना। तो जनरली उनके कंज्यूमर्स कौन होते हैं, फिर वो कंपनीज जो कार्स बना रही हैं व्हील्स की। तो प्रोडक्ट एक तो फिनिश प्रोडक्ट हो गया, दूसरा होता है बिजनेसेस दैट परचेज द कंपोनेंट्स ऑफ द फिनिश प्रोडक्ट्स। समझ आया। दूसरे कौन से बिजनेसेस हो गए कि व्हील सपोज मारुति ने खरीद लिया या व्हील्स और जो भी ऑटोमोबाइल कंपनीज हैं उन्होंने खरीद लिया,
और अपने अपने प्रोडक्ट को उस प्रोडक्ट से यूज करके कंप्लीट करा अपने एक प्रोडक्ट को और फिर फिनिश गुड बना के उसको मार्केट में बेचा। तो हम एज अ कस्टमर कार तो खरीद लेंगे बट हम व्हील्स कभी नहीं खरीदेंगे अलग से, हम कभी ब्रेक्स अलग से नहीं खरीदेंगे जो कंपनीज बना रही हैं। तो जनरली उनके रिटेल कस्टमर्स कम होते हैं और उनके कस्टमर्स कौन होते हैं, जो बिजनेस कस्टमर्स होते हैं उनके, जो बहुत ही हाई क्वांटिटी में एक साथ खरीदेंगे, एक दो चीज़ें उनकी नहीं बिकेंगी बट हंड्रेड्स और थाउजेंड्स में एटलीस्ट उनके प्रोडक्ट बिकेंगे। कोई भी अगर ऑटोमोबाइल कंपनी खरीदेगी तो वो एक दो कार तो बनाएगी नहीं, वो कुछ नंबर ऑफ कार्स मिनिमम बनाएगी, तो उतने ही प्रोडक्ट्स उनको एटलीस्ट चाहिए होंगे। या एक कार भी बनाएगी और अगर व्हील्स उसको खरीदने हैं तो एटलीस्ट 4 व्हील्स उनको चाहिए होंगे, तो अकॉर्डिंगली वो बल्क में ऑर्डर देते हैं। ठीक है, तो सर्टेन एक्सटेंट perceived benefits are opposite to perceived cost. For example, paying a premium price is compensated by having highly exquisite work of art displays in one's home. Other possible perceived benefits directly related to the price value equations are status, convenience, the deal, brand, quantity. प्राइस वैल्यू इक्वेशंस आर ऑल दीज पॉइंट्स लाइक स्टेटस। बहुत बार क्या होता है कि हम क्या करते हैं, हम प्राइस को बहुत लग्जरियस जो ब्रांड्स के जो कस्टमर्स होते हैं वो हाई स्टेटस को देखते हुए अपना अपना स्टेटस को मेंटेन करने के लिए कुछ ऐसे हाई प्राइस को पे करने के लिए भी अवेलेबल होते हैं, हाई प्राइस वैल्यू को, कि उन्हें एक्चुअल में वो काम वो प्रोडक्ट लेना ही इसलिए बिकॉज दे हैव टू शो ऑफ और बिकॉज दे हैव टू जस्ट सी दैट शो द पीपल दैट दे रियली हैव द स्टेटस एंड नोबडी एल्स, or maybe या तो हो सकता है कि nobody else can buy that product, or maybe the people who can buy that product they fall in that category के मतलब हम बड़े उतने उस स्टेटस के लोगों में आते हैं जो स्टेटस के लोग ये प्रोडक्ट खरीद सकते हैं या खरीदते हैं या यूज करते हैं। ठीक है, तो स्टेटस हो गया। कन्वीनियंस, कई लोग क्या करते हैं हाई प्राइस देने के लिए तैयार हो जाते हैं, हम भी इन नॉर्मल लाइफ कन्वीनियंस अपनी थोड़ी सी देखते हुए थोड़ा सा ज़्यादा प्राइस देने के लिए हम लोग कभी कभी तैयार हो जाते हैं। गिव मी अ मिनट, हाँ जस्ट गिव मी अ मिनट, एक्सक्यूज मी, आई एम गेटिंग कॉल। हेलो, चलो ओके, चलो।
These 5 points are explaining कि एक तो स्टेटस होता है कि आदमी को अपना स्टेटस मेंटेन करना है, इस वजह से वो हाई प्राइस देने के लिए भी तैयार हो जाता है या कम प्राइस भी देने के लिए तैयार होता है। एट टाइम्स अगर जिनका स्टेटस बहुत ज़्यादा हाई नहीं है तो वो लोग बार्गेनिंग करके कम प्राइस पर भी प्रोडक्ट को खरीदने की कोशिश करते हैं। डिपेंड करता है मार्केट है कैसा। अब एलवी में जाकर हम बार्गेनिंग ऑफ कोर्स नहीं करेंगे, राइट। वी कैन बार्गेन वेयर इट इज़ ओनली अलाउड। कन्वीनियंस एक फैक्टर होता है बहुत बड़ा जिसकी वजह से कंज्यूमर हाई प्राइस भी थोड़ा बहुत एट टाइम सिचुएशनल, नॉट एवरी टाइम बट सिचुएशनल है कि प्राइस देने के लिए तैयार हो जाता है। फॉर एग्जांपल मेरे पास बहुत कम टाइम है, मुझे कुछ प्रोडक्ट चाहिए, उस प्रोडक्ट की एक्चुअल कॉस्ट 100 रुपीज़ है और मुझे वो प्रोडक्ट विद इन टाइम चाहिए। और मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं वो प्रोडक्ट जहाँ पर मिलता है वहाँ पर जाके वो प्रोडक्ट को लेकर आऊँ, तो मे बी 120 10 20 30 रुपीज़ में एक्स्ट्रा शायद देने के लिए उस प्रोडक्ट के लिए तैयार हो जाऊँ। उस पर्टिकुलर सिचुएशन में अपनी कन्वीनियंस को देखते हुए अगर मुझे वो उतना दूर जाना ना पड़े या घर पर मिल जाए या विद इन टाइम मिल जाए व्हेन इट इज़ एक्चुअली नीडेड, तो कन्वीनियंस के हिसाब से कई बार हम ज़्यादा कम अपना सेम प्रोडक्ट, सेम क्वांटिटी का प्रोडक्ट और सेम क्वालिटी का प्रोडक्ट हम प्राइस अप डाउन कर लेते हैं डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन। नेक्स्ट हो सकता है कि कभी ऐसा हमारे पास हो कि बहुत टाइम है, हम जाकर खुद भी खरीद सकते हैं तो हम 10-20 रुपए भी एक्स्ट्रा ना देना चाहें, या कुछ होते हैं कंज्यूमर्स के हमेशा ही थोड़ी बहुत कन्वीनियंस के लिए वो हमेशा 10-20 रुपए एक्स्ट्रा दे सकते हैं। ठीक है, कोई एक अच्छी डील मिल गई हमको, डील का मतलब है जैसे आजकल दिवाली सेल पर हर जगह ऑनलाइन इतनी सारी डील्स अच्छी अच्छी मिल रही हैं, तो हम कई बार क्या होता है कि नई भी प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं और हमें लगता है कि अच्छा ये इतना ज़्यादा सही प्राइस पर अभी हमको मिल रहा है, इतना अच्छा ऑफर चल रहा है, कोई इतनी अच्छी डील है जो कि शायद 10 दिन बाद ना रहे और हमें इस प्रोडक्ट की ज़रूरत शायद एक महीना 2 महीने बाद हो, तो हम तब ना लेके हम उस प्रोडक्ट को थोड़ा और पहले ले लेते हैं। डिपेंड्स ऑन डील कि कब हमें किस प्राइस पर मिल रहा है वो। तो प्राइस आप समझ रहे हो कि वाई वी आर स्टडीइंग ऑल दिस थिंग्स, बिकॉज हम टॉपिक से रिलेटेड हैं, हम उससे डिबेट नहीं हो रहे हैं। टॉपिक कह रहा है कि प्राइस जो अप डाउन भी हो रही है या क्या डिटर्मिनेशन है प्राइस का, हम किस प्राइस पर क्या चीज़ ले रहे हैं और कब उसकी सप्लाई और कब उसकी डिमांड है। जब भी कभी ओकेजन या कोई ऐसा फेस्टिव सीजन आता है और सेल्स लगती हैं तो डिमांड ऑब्वियसली हाई हो जाती है। हम कई बार ऐसा करते भी है कि हम बहुत सारी चीज़ें जो हमें लेनी होती हैं हम सोचते हैं साल में एक ही बार हम दिवाली सेल पर ले लेंगे, जो प्रोडक्ट की एक्चुअल में हमको कॉस्ट जो है बहुत ज़्यादा कम मिल जाती है। और वो क्यों कम मिलती है, क्योंकि वो लोग भी वो हाई क्वांटिटी बिजनेस जो होते हैं, हाई क्वांटिटी वाला जो फॉर्मूला है वो अप्लाई करते हैं। वो हाई प्रोडक्शन करते हैं क्वांटिटी का और फिक्स्ड कॉस्ट जो फिक्स रहती है वो बेसिकली स्प्लिट हो जाती है टोटल क्वांटिटी में, तो उनका एक्चुअल में जो कॉस्ट लगता है बेसिक कॉस्ट वो कम हो जाता है ड्यूरिंग फेस्टिव सीजन जब वो ज़्यादा प्रोड्यूस करते हैं। अकॉर्डिंगली फिर वो ज़्यादा सस्ते में बेच भी पाते हैं उसको। So this is what it is. Now supply and demand prices. Supply and demand is an economic and price determination model of price determination in the market. किसी भी मार्केट में किसी भी मार्केट का कोई भी मॉडल हो उसका सप्लाई या डिमांड दोनों चीजें, मतलब कि एक प्रोडक्ट की कितनी सप्लाई है और एक प्रोडक्ट की कितनी डिमांड है, ये दोनों चीजें जो हैं प्राइस को डिटरमाइन करने में उस मार्केट की हेल्प करती हैं कि कोई भी प्रोडक्ट किस प्राइस पर बिकेगा मार्केट में, वो उसकी सप्लाई और डिमांड पर डिपेंड करता है। It concludes that in a competitive market, the unit price of a particular good or service will vary until it settles a point where the quantity demanded by the consumer will equal the quantity supplied by the producers. जब भी कभी ऐसा होगा कि प्राइस कभी कई बार क्या होता है, डिमांड ज़्यादा होती है किसी मार्केट में सप्लाई ज़्यादा होती है, डिमांड कम होती है। यानी कि मार्केट में प्रोडक्ट्स ज़्यादा हैं, जब सप्लाई ज़्यादा यानी कि प्रोडक्ट्स मार्केट में ज़्यादा है, शोरूम्स में या आउटलेट्स में बहुत सारे प्रोडक्ट्स रखे हैं बट बिक नहीं रहे हैं उसमें, यानी कि डिमांड लोग उतनी नहीं कर रहे हैं। ठीक है, ये तो क्या होगा। और दूसरी चीज़ क्या होती है, तब हम प्राइस को वेरी करेंगे, तो मे बी सेलर अपने हिसाब से अपना थोड़ा सा प्रॉफिट को कम करके उसको बेचने की कोशिश करता है कि प्राइस 100 की जगह शायद मैं 95 में बेच दूँ तो बिक जाएगा मेरा, मुझे 10 की जगह 5 रुपये का बेनिफिट हो या कुछ भी ऐसा, तो प्राइस तब वेरी करेगा। या फिर प्राइस वेरी करता है जब डिमांड बहुत ज़्यादा होती है, यानी कि मार्केट में सप्लाई कम है किसी प्रोडक्ट की और डिमांड बहुत ज़्यादा आ रही है। सपोज कोई प्रोडक्ट एक बहुत अच्छा किसी को लगा, या जनरली ऐसा होता भी है कि मार्केट में किसी कंज्यूमर्स को तो पता चल ही जाता है कि ये प्रोडक्ट नहीं है मार्केट में लॉन्च हुआ, उनको बहुत अगर अच्छा लग रहा है कुछ है, तो डिमांड अगर बहुत ज़्यादा किसी प्रोडक्ट की है और उतना प्रोडक्शन नहीं हुआ उस प्रोडक्ट का, सेलर ने उतना प्रोडक्शन किया ही नहीं, प्रोड्यूस हुआ ही नहीं और मैन्युफैक्चर नहीं करा, और जो सप्लाई है मार्केट में प्रोडक्ट्स की सिर्फ उतनी ही है,
और डिमांड बहुत ज़्यादा हो रही है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए फिर क्या करते हैं, प्राइस को बढ़ा देते हैं। प्राइस बढ़ जाएगा तो ऑटोमेटिकली डिमांड जो है, कंज्यूमर्स लॉ और डिमांड लगेगा और लोग जो है उसको कम करना, प्रोड्यूस कम, आई मीन बायर्स जो है उसको अपना डिमांड को कम करना शुरू कर देंगे द मोमेंट प्राइस विल इंक्रीज। तो सब जो प्राइसिंग है हम पढ़ रहे हैं वो दो चीज़ों में वेरी करता है, या तो सप्लाई ज़्यादा है डिमांड कम है तब, या सप्लाई कम है डिमांड ज़्यादा है तब। मतलब दोनों चीज़ें जब इक्वल नहीं हो रही हैं तभी प्राइस जो है अप डाउन होता है किसी भी प्रोडक्ट या सर्विस का। अच्छा, जब ये दोनों चीज़ें कंप्लीटली इक्वल होती हैं, कंप्लीटली इक्वल यानी कि जितनी सप्लाई है उतनी डिमांड हो रही है मार्केट में, या जितनी डिमांड है उतनी हमारे पास सप्लाई है उस प्रोडक्ट की मार्केट में, ये सिचुएशन बहुत रेयर होती है। बट अगर ये सिचुएशन रहे तो प्राइस को ना बढ़ाने की ज़रूरत होती है और ना ही प्राइस को कम करने की जरूरत है, ना बढ़ाने की जरूरत है, क्योंकि जितना प्राइस है उस प्राइस पर जितना हमारे पास क्वांटिटी है सप्लाई का वो बिक जाएगा, और मार्केट में भी उतनी ही डिमांड है, ना लोग ज़्यादा डिमांड करेंगे उससे ज़्यादा, तो जिसको जितना चाहिए उसको उतना मिल जा रहा है, सप्लायर को उतना बेनिफिट के साथ सप्लाई कर पा रहा है वो, बायर जो है जितना बायर्स के पास डिमांड है जिसको जो चाहिए उसको वो उस प्राइस में मिल पा रहा है। तो प्राइस एक डिटरमाइन तब हो जाता है जहाँ पर कि सप्लाई और डिमांड बिल्कुल इक्वल होती हैं और उस प्राइस पे हमें प्रोडक्ट बेचना है, तो दैट पर्टिकुलर सिचुएशन इज इक्विलिब्रियम, जहां पर प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड या क्वांटिटी सप्लाई दोनों चीजें इक्वल हैं। मतलब क्वांटिटी सप्लाइड एंड क्वांटिटी डिमांडेड जिस जिस पोजीशन पे जिस सिचुएशन में दोनों चीजें बराबर हो जाती हैं, इक्वल हो जाती हैं, वो बेसिकली हमारा इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम होता है और उस प्राइस पर हमें प्रोडक्ट को बेचना चाहिए। तो प्राइस डिटर्मिनेशन कैसे हुआ, वेयर दी सप्लाई कर्व और द डिमांड एंड द डिमांड कर्व, ये दोनों कर्व जहाँ पे मीट करेंगे और उसके एग्जैक्टली सिमिलर जो प्राइस होगा किसी भी प्रोडक्ट का या सर्विस का, गुड का या सर्विस का, वो हम रख लेंगे। ठीक है, गिव मी जस्ट 1 minute, आई विल क्लिक योर अटेंडेंस एंड देन वी विल कंटिन्यू। ओके, तो देखिए अब हमने लॉ ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ सप्लाई पढ़ लिया। नाउ देयर आर 4 बेसिक लॉज जो कि डिमांड और सप्लाई दोनों के लॉज हैं। 4 बेसिक लॉज ऑफ सप्लाई एंड डिमांड, जिसमें कि पहला है कि इफ डिमांड इंक्रीजेस, अगर डिमांड इंक्रीज होती है तो सप्लाई रिमेन्स अनचेंज्ड, देन इट लीड्स टू हायर इक्विलिब्रियम प्राइस एंड हायर क्वांटिटी। आपको ये चारों से जो लॉज हैं इनको बहुत अच्छे से नहीं अगर समझ में आता क्लियरली, लॉजिक नहीं समझ आ रहा, तो उसको एग्जैक्टली लर्न कर लीजिए। यू हैव टू राइट इट इन सच दिस मैनर ओनली। डिमांड अगर बढ़ रही है, दो सिचुएशन है, डिमांड या तो बढ़ रही होगी, डिमांड या तो कम हो रही होगी। सो डिमांड इंक्रीजेस और डिमांड डिक्रीजेस। ठीक है, तो दूसरा क्या होता है और सप्लाई, एक सिचुएशन में हम क्या करेंगे कि डिमांड को हम सॉरी, डिमांड अगर इंक्रीज कर रही है और सप्लाई अनचेंज है, या फिर डिमांड अगर डिक्रीज कर रही है और सप्लाई अनचेंज है, एक टाइम में हम सिर्फ डिमांड को बढ़ा रहे हैं, अप या डाउन कर रहे हैं और सप्लाई को सेम रख रहे हैं। बाकी जो दो लॉज हैं थर्ड और फोर्थ, उसमें हम सप्लाई को इंक्रीज कर रहे हैं या डिक्रीज कर रहे हैं और डिमांड को हम अनचेंज रख रहे हैं। ठीक है, तो क्या होता है, अगर डिमांड इंक्रीज हो रही है, सप्लाई अनचेंज है, इट लीड्स टू हायर इक्विलिब्रियम प्राइस एंड हायर क्वांटिटी। दोनों प्राइस एंड क्वांटिटी जो है वो दोनों हाई हो रही हैं। ठीक है, डिमांड अगर डिक्रीज हो रही है,
डिमांड अगर डिक्रीज हो रही है और सप्लाई सेम रहेगी, सप्लाई अनचेंज है, हम इसको चेंज नहीं कर रहे हैं, तो इट लीड्स टू लोअर इक्विलिब्रियम एंड लोअर प्राइस। ठीक है, तो डिमांड का जो इफेक्ट पड़ रहा है इक्विलिब्रियम पे और क्वांटिटी पे, अगर डिमांड बढ़ रही है तो वो दोनों बढ़ रहे हैं, अगर डिमांड कम हो रही है तो इक्विलिब्रियम प्राइस और लो और क्वांटिटी दोनों कम हो रही है। ठीक है, थर्ड लॉ है अगर सप्लाई इंक्रीज होती है, और फोर्थ है अगर सप्लाई डिक्रीज होती है। तो अब हमने डिमांड को नहीं टच करना, डिमांड विल रिमेन सेम। नाउ सप्लाई अगर इंक्रीज होगी तो लोअर इक्विलिब्रियम होगा और हायर क्वांटिटी होगा, ये ध्यान रखना है। लोअर इक्विलिब्रियम और हायर क्वांटिटी, जब हम डिमांड को इंक्रीज या डिक्रीज कर रहे हैं तो इक्विलिब्रियम और क्वांटिटी जो है वो सेम हो रहा है, इंक्रीज तो इंक्रीज और डिक्रीज तो डिक्रीज। ठीक है, हायर तो हायर, लोअर तो लोअर। लेकिन जब हम सप्लाई को इंक्रीज कर रहे हैं तो सप्लाई इंक्रीज करते टाइम हमने क्वांटिटी तो सेम रखी है, क्वांटिटी तो हायर जाएगी अगर सप्लाई इंक्रीज होगा, लेकिन जो प्राइस है वो कम हो जाएगा। ठीक है, सो इफ सप्लाई इंक्रीजेस डिमांड रिमेन्स अनचेंज, इट लीड्स टू लोअर इक्विलिब्रियम प्राइस एंड हायर क्वांटिटी। प्राइस तो हमने इक्विलिब्रियम प्राइस जो है वो तो कम हो गया और क्वांटिटी हायर हो गया। लेकिन अगर सप्लाई, थर्ड फोर्थ लॉ क्या है, ये तो थर्ड था, फोर्थ है कि सप्लाई अगर डिक्रीज हो रही है और डिमांड सेम रख रहे हैं हम, तो इट लीड्स टू हायर इक्विलिब्रियम प्राइस एंड लोअर क्वांटिटी। मतलब सेम नहीं है इक्विलिब्रियम, सप्लाई जब इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा है तो इक्विलिब्रियम और क्वांटिटी दोनों ऑपोजिट उसमें मूव कर रहे हैं। वो आपको ध्यान रखना है कि सप्लाई जब इंक्रीज होगी तब क्या क्वांटिटी हाई हो रहा है और लो इक्विलिब्रियम प्राइस है, और सप्लाई जब डिक्रीज होगा तो हायर इक्विलिब्रियम प्राइस है लेकिन क्वांटिटी लो है। ठीक है, नाउ दिस डायग्राम और दिस कर्व व्हिच यू कैन सी, इसमें दो हमने डिमांड कर्व्स दिखाए हैं, दो सप्लाई कर्व्स भी, इफ यू वांट यू कैन शो। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे पी और क्यू जो हमने देखा है, आपको यहाँ पर प्राइस लिखना है एक्स एक्सिस पे, और वाई एक्सिस पे आपको दिखाना है कि हमने क्या लिया है, क्वांटिटी लिया है, डिमांडेड एंड सप्लाइड बोथ। क्वांटिटी डिमांडेड और क्वांटिटी सप्लाइड, दोनों चीज़ें हमने क्यू पर लेनी है, और हमें लिखना है इसमें इधर कि हमने इस एक्सिस पर ये दिखा है और इस एक्सिस पर ये दिखा है, तब हम बता पाएंगे। सप्लाई कर्व इज द ब्लू लाइन, एस जो है वो सप्लाई कर्व है। सप्लाई कर्व इज ऑलवेज अपवर्ड स्लोपिंग, प्राइस से, क्यों, क्योंकि प्राइस बढ़ रहा है, जो हमने ऊपर पढ़ लास्ट टॉपिक में हमने पढ़ा है अभी लॉ ऑफ सप्लाई में। सप्लाई कर्व हमेशा अपवर्ड स्लोपिंग रहता है, डिमांड कर्व हमेशा डाउनवर्ड स्लोपिंग रहता है। जो रेड में है वो डिमांड कर्व्स हैं, डिफरेंट कर्व्स, डी है, D1 है कि डिमांड बढ़ गई तो डी से D1 पे शिफ्ट हो गया तो डिमांड बढ़ गई। सप्लाई कर्व इज दिस अपवर्ड स्लोपिंग। इसको आप स्ट्रेट लाइन दिखाना चाहते हैं आप स्ट्रेट लाइन भी दिखाइए, आप डिमांड की स्ट्रेट लाइन दिखाना चाहते हैं स्ट्रेट लाइन दिखाइए, बट डिमांड कर्व विल ऑलवेज बी डाउनवर्ड स्लोपिंग, सप्लाई विल ऑलवेज बी अपवर्ड स्लोपिंग। ठीक है, एक्स एक्सिस पे हम दिखा देंगे कि हमारे पास प्राइस हम ले रहे हैं और क्वांटिटी सप्लाइड और डिमांड, हम अगर दोनों कर्व दिखा रहे हैं, सप्लाई भी दिखा रहे हैं और डिमांड का भी कर्व दिखा रहे हैं सेम ही उस डायग्राम में, ग्राफ में, तो हम वाई एक्सिस पर दोनों चीज़ें दिखाएंगे, या फिर सिर्फ क्वांटिटी भी लिखेंगे आप तो चलेगा। तो हम अंडरस्टूड है कि सप्लाई कर्व ऑब्वियसली क्वांटिटी सप्लाइड दिखाएगा और डिमांड कर्व ऑब्वियसली क्वांटिटी डिमांडेड दिखाएगा। नाउ प्राइस अफेक्टेड बाय द सप्लाई एंड डिमांड, इस कर्व को हमने बना दिया, इस कर्व को हमें एक्सप्लेन भी करना होगा व्हेनेवर यू आर पुटिंग एनी ग्राफ, एनी डायग्राम और एनी कर्व इन इकोनॉमिक्स, इन एनी ऑफ योर लाइक आंसर्स इन योर एग्जाम, यू हैव टू एक्सप्लेन दैट इन डिटेल। और डायग्राम या कर्व तब तक मत बनाना जब तक क्लियरली आपको श्योर ना हो कि ये ठीक है या नहीं है, क्योंकि देन what the examiner would do, he would just see your curve or your diagram and he will give you the marks. He might not read your entire explanation. और वो कर्व जो जिस तरह से आपने, और अगर ये दिस कर्व इज ऑल्सो इनकम्प्लीट, क्योंकि यहाँ पर हमने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर नहीं लिया कि प्राइस लिखा नहीं है इधर हमने, और इधर क्वांटिटी नहीं लिखा। वो अगर आप कंप्लीट नहीं लिख रहे हैं तो आपके मार्क्स कहीं ना कहीं डिडक्ट होने वाले हैं। तो कंप्लीट आपको डायग्राम ठीक बनाना है, पहली चीज तो ठीक बनाना है, और कर्व को भी ऑपोजिट मत कर देना कि सप्लाई कर्व की जगह डी लिख दिया और डिमांड कर्व की जगह एस लिख दिया। कर्व हैज टू बी 100% correct in order to get the marks secured, the right marks secured। और उसके बाद हम उसकी एक्सप्लेनेशन लिखेंगे। तो एक्सप्लेनेशन मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट क्लास में समझा के इसको कंप्लीट करती हूँ, फिर हम मॉड्यूल 4 स्टार्ट करेंगे क्योंकि टाइम थोड़ा सा कम है। ऑल्दो उसमें कुछ है खास नहीं, यू कैन रीड इट ऑल्सो। हमने सिर्फ ये दिखाया कि डिमांड जब हमारी बढ़ रही है, D1 पे आ रहा है, शिफ्ट हो रहा है, तो प्राइस भी बढ़ जा रही है और क्वांटिटी भी बढ़ जा रही है, डिमांड की भी और सप्लाई की। This is what it is.
ठीक है, you can put this definition, you can put this explanation of this diagram in this manner. I have shared this already with you, the notes of this with you. So we'll start from the next module. और tests आप देख के